हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक पदार्थों की गति का नियम। क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 1 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। ठीक है, तो पदार्थों की गति का नियम। पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। उच्च सांद्रता से मतलब हो गया जिसमें कंसंट्रेशन की मात्रा, मतलब जिसमें सांद्रता ज्यादा होती है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है, वहां से कम की तरफ जाती है पदार्थों की गति। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपने किशमिश देखा है, पिचका हुआ सा होता है, तो उसमें क्या होता है, आपका पानी की मात्रा कम होती है। अगर मैं उसे पानी के गिलास में डाल दूंगा तो उसके बाहर की तरफ तो पानी की ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, मात्रा ज्यादा है, सांद्रता, और पानी के अंदर कम है, तो उसमें गति कहां पे होगी पदार्थों की? उसमें गति उसमें बाहर से अंदर की ओर होगी, क्योंकि किशमिश के अंदर कम है ना, इस वजह से। आगे आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद देखिए विसरण, यानी डिफ्यूजन बोलते हैं इंग्लिश में। विसरण एक कोशिका में होने वाली प्रक्रिया है, कोशिकाओं में होती है, ये भी एक एक्टिविटी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे गैसीय पदार्थों के अणुओं का परिवहन होता है परागम्य झिल्ली से। यानी एक मेम्ब्रेन होती है, एक तरीके से कि एक बाउंड्री से होती है, उसके जरिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये आना जाना लगा रहता है। ये प्रक्रिया विसरण कहलाती है। ठीक है, कोशिकाओं में विसरण की प्रक्रिया CO2 जैसे कोशिकीय अपशिष्ट जब कोशिका में अधिक मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। मैंने भी एग्जांपल दिया आपको किशमिश, उसका सेम वही है। ज्यादा हो जाता है तो उसकी कोशिका बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका के अंदर की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, बाहर की तरफ क्या होती है, CO2 की मात्रा अंदर की अपेक्षा कम होती है। तो जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है तो उसी समय क्या होता है, जैसे ही दोनों में अंतर आया, किसी में ज्यादा किसी कम है, तो उच्च सांद्रता, ऊपर अभी डेफिनेशन पढ़ा था ना, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए CO2 बाहर निकल जाती है, क्योंकि बाहर की तरफ है ना कम है। ठीक है, तो इसी प्रकार कोशिका में ऑक्सीजन का होता है सेम। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज आते हैं परासरण, यानी ऑस्मोसिस क्या होता है। जल के अणुओं की गति वर्णात्मक परागम्य झिल्ली के द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। जल के अणुओं की गति मतलब जल के जो है ना की गति जो होती है, ट्रांसफर होती है इसकी झिल्ली के द्वारा ही, तो उसे क्या कहते हैं, हम परासरण कहते हैं। जिस प्रकार गैसों का आदान विसरण की प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक उसी प्रकार परासरण में भी ये नियम लागू होता है। इसमें भी जल के अणु की गति वर्णात्मक परागम्य झिल्ली उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको। ठीक है, किशमिश का और पानी वाला। केंद्रक, केंद्रक क्या होता है, मतलब ये कोशिका का मेन अंग है, मतलब मेन पार्ट होता है जो पूरा कंट्रोल करता है उस सेल को। ठीक है, ये कोशिका के अंदर पाया जाता है। और गुणसूत्र इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम, कोशिका के केंद्रक में ही पाए जाते हैं। मतलब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं गुणसूत्र, वो केंद्रक के अंदर ही पाए जाते हैं, जो सिर्फ कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। जब सेल डिवीजन होता है, मतलब सेल बढ़ती है, तभी ये दिखाई देते हैं। केंद्रक झिल्ली जैसे आपकी वो होती है सेल मेम्ब्रेन, है ना, कोशिका क्या कहते हैं झिल्ली होती है, ऐसी आपकी केंद्रक की भी होती है, जो चारों दोहरे परत डबल लेयर होती है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर और होती है, मतलब उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छेद होते हैं, इन छिद्रों द्वारा केंद्रक के अंदर कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है इस तरीके से। इसके बाद है गुणसूत्र। गुणसूत्र एक छाड़ाकार, मतलब एक सिलेंडर की शेप होती है ना, उसकी शेप होती है, जो केंद्रक में पाया जाता है। ये कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है। गुणसूत्र में आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से DNA के रूप में, मतलब अगली है ना जनरेशन में आते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों में आते हैं वैसे ही सेल से भी है। ठीक है, सेल तो ऑब्वियसली बात है हम ही लोगों में पाई जाती है। क्रोमोसोम DNA तथा प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन से बने होते हैं क्रोमोसोम। DNA अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं, मतलब उसको जो है ना बनता है, जिसके निर्माण व उसको बनाने के लिए सभी आवश्यक सूचनाएं उसमें ही होती हैं। DNA की एक क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं।
जी